अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अल्कीन अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n बेटा। अल्कीन की प्रिपरेशन हम अल्कीन में कर चुके हैं बेटा। और प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अल्कीन की प्रिपरेशन क्रैकिंग से होती है। क्रैकिंग के बेटा तीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अल्कीन, अल्कीन और हाइड्रोजन बेटा, तीन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चूंकि ये पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम वापस से इसकी डिटेल में जाकर अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो डन इन अल्कीन बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो कि हाँ सर ने ये पहले करवाया हुआ है। डन इन अल्कीन बेटा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस से बेटा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एएस लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्शन अल्कीन्स के हैं, सबसे ज़्यादा। मतलब किसी भी टॉपिक में इतने सारे रिएक्शंस नहीं हैं जितने अल्कीन्स के अंदर हैं। तो हम इनके रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अल्कीन के बारे में बेटा एक बात आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसके रिएक्शंस के को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पहले आपको वो टर्म समझनी है, फिर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे थ्रू रिएक्शंस, थ्रू मैकेनिज्म। पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए पहले से। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर एक टर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का अगर आप मतलब देखें बेटा, तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, जबकि बेटा फाइल या फीलिक वगैरह इसका मतलब होता है लवर। इससे पता है क्या होता है? देखो, जितनी भी मैं बच्चों को अक्सर एक बात बोलता हूँ, जितने भी जर्मन वगैरह थे या जो लैटिन वगैरह थे, वो किसी भी टर्म को इस तरीके से सजेस्ट करते थे कि बच्चे को उसके नाम से समझ में आ जाता कि चीज़ क्या होगी। हमारा चूंकि लैंग्वेज बैरियर है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन जिस शख्स की ये लैंग्वेज है, अगर आप अपनी ही लैंग्वेज में चीज़ों का नाम रखेंगे और पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी और अच्छी डिस्कवरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रोफाइल और उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तुम सोचो, कोई चीज़ अगर नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है तो वो खुद क्या होगी? नेगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगी, और अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाला कभी खुद नेगेटिव नहीं होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे से। तो जब आप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो आप एक ऐसी चीज को मेंशन करना चाह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो वर्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बेटा, ये याद रखना है तुमने। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी बेटा, उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यूजुअली ये होता है
कि अक्सर लोग ई लिख करके इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव लिख देते हैं, दैट्स इट। सही है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गई पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। एक और टर्म बेटा आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और रिएक्शन शुरू करने से पहले, वो है न्यूक्लियोफाइल। ऊपर मैंने लिखा इलेक्ट्रोफाइल, यहां मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने वाला। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब अगर हम सोचें कोई चीज अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया वो प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज खुद कभी पॉजिटिव नहीं होगी। डेफिनेटली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाली इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप कहते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा, इसमें मैं एक की पॉइंट और भी आपको लिखवाना चाहूंगा बेटा, एक और चीज बताना चाहूंगा। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यूं है, ये देखिए एन लिखा जाता है, ऐसे यू लिखा जाता है बेटा, और उस पे ना ऐसे पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने ऊपर दो डॉट्स बनाए हैं ना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक मिसकॉन्सेप्ट है, लोग अपनी तरफ से मतलब खुद अपनी तरफ से सोचते रहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको गलत मिसकॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं अगर जैसे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो। जरूरी क्या है, आप जिस चीज को न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यह जरूरी है बस। उस पे नेगेटिव चार्ज हो जरूरी नहीं है, उसमें लोन पेयर का होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए एक छोटा सा स्टार बना के की पॉइंट भी लिख लेता हूं बेटा कि अ न्यूक्लियोफाइल must have a nucleophile must have a lone pair of electron बेटा, lone a lone pair of electron। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए जरूरी है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब जरा सुनना, तुम्हारा एग्जामिनर अक्सर बोलेगा ये बताओ अमोनिया न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव कर रही है, क्यों लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है उसके पास। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर का होना जरूरी है न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है कोई बात नहीं हो, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होगा, जी नहीं। हाँ, न्यूक्लियोफाइल के लिए शर्त ये जरूर है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमारी तीसरी टर्म, पहली थी इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी है न्यूक्लियोफाइल बेटा, और हमारी तीसरी टर्म का नाम है कार्बोकैटाइन। कार्बो कैटआइन, इसे लोग कार्बोनियम भी कहते हैं, एक ही बात है बेटा। कार्बोकैटाइन या फिर कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम किसे कहते हैं बेटा, व्हेन कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। कभी भी कहीं पर भी किसी भी बड़े से कंपाउंड के अंदर इवन एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाए तो आप उस पूरे के पूरे कंपाउंड या आयन को क्या बोलोगे, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम। तो व्हाट इज कार्बोकैटाइन, व्हेन carbon gets a positive charge,
व्हेन कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, यानी बेटा कार्बन पे कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप उसे बोलेंगे ये है कार्बोकैटाइन या फिर कार्बोनियम। हमारी फोर्थ टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसे कहते हैं कार्ब एनाइन। भाई कैट आइन पॉजिटिव को बोलते हैं, तो एनाइन किसे बोलते हैं? नेगेटिव को बोलते हैं बेटा। तो व्हाट इज कार्ब एनाइन? व्हेन कार्बन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, when carbon gets a नेगेटिव चार्ज, तो हम उसे बोलते हैं कार्ब एन आइन। हमारी अगली टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं बेटा, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। इसकी मुझे आपको मिसाल देनी पड़ेगी, कोई एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, फर्क क्या होता है इसमें और ट्रांजिशन स्टेट में, इसे मैं समझाता हूं, पहले जरा समझिएगा, फिर हम इसकी मिसाल भी देखेंगे इंशाल्लाह। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं बेटा? अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, अ सब्सटेंस which is formed during the reaction, during a substance which is formed during the reaction and can be isolated from reaction mixture। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने और आप उसे रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल भी सकें। अगर आपका दिल चाहे कि मैं इसे बाहर निकाल लूं, निकाल सकते हैं आप उसे, उसको आइसोलेट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर में से। अब इसकी एक और टर्म है, वो याद रखिएगा, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दोनों में छोटा सा फर्क है। ट्रांजिशन स्टेट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस ये है बेटा कि आप इंटरमीडिएट को तो रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल सकते हैं, आप ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी रिएक्शन मिक्सचर में से नहीं निकाल सकते। क्यों? वो इतनी अनस्टेबल होती है, इतनी अनस्टेबल होती है कि आप उसे एज अ सब्सटेंस बाहर आइसोलेट ही नहीं कर पाते, किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, बनती ड्यूरिंग द रिएक्शन है। तो फर्क देखिएगा दोनों में। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं बेटा यहां पे, तो मैंने लिखा अ सब्सटेंस which is formed, a substance which is formed during the reaction a substance which is formed during the reaction and cannot be isolated and cannot be isolated from reaction mixture, cannot be isolated from reaction mixture
ड्यू टू हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब बेटा अनस्टेबल बेटा। कोई भी चीज हायर एनर्जी पे स्टेबल नहीं होती, तो ये अनस्टेबल होता है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात बेटा, जरा देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा पढ़ा। उसमें देखो बेटा, CH4 था, आपने CH4 से बनाया CCl4। अब सोचो, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, और बेटा ये आपका प्रोडक्ट था। एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब आप चेक करें, आपको याद है CH4 से CCl4 डायरेक्ट नहीं बन रहा था, उसके बीच में सबसे पहला प्रोडक्ट बनता था CH3Cl। फिर प्रोडक्ट बना बेटा CH2Cl2। फिर प्रोडक्ट बना CHCl3। तो अब सवाल यह है कि रिएक्टेंट है CH4, प्रोडक्ट है CCl4, तो ये जो बीच में बन रहे हैं CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3, ये कौन है? इन्हें कहोगे बेटा इंटरमीडिएट। दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते, इन सबको आप रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल सकते हैं। अगली बात देखिए बेटा, इसी दौरान तुमने नोट किया Cl फ्री रेडिकल भी बनता है, बिल्कुल बनता है। तुमने नोट किया CH3 फ्री रेडिकल भी था। तुमने नोट किया होगा CCl3 फ्री रेडिकल भी था। ये सब फ्री रेडिकल थे, हाँ थे। क्या आप इन फ्री रेडिकल को रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल सकते हैं? जी नहीं, दे आर अनस्टेबल, दे हैव हाईएस्ट एनर्जी। आप इन्हें रिएक्शन मिक्सचर में से नहीं निकाल सकते। ये बनते हैं मगर आप इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, तो आप इन्हें बोलेंगे दे आर ट्रांजिशन स्टेट्स। ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों ही ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती हैं, बट आप ट्रांजिशन स्टेट उनको कहते हैं जिन्हें आप आइसोलेट नहीं कर सकते, और इंटरमीडिएट उन्हें कह सकते हैं जिन्हें आप आइसोलेट कर सकते हैं। बस ये फर्क होता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और छोटी सी बात बेटा, आपने अक्सर मार्किंग स्कीम में देखा होगा करली एरोज, शो करली एरोज। डाइपोल समझ में आ जाता है, लोन पेयर समझ में आता है, अक्सर लिखता है करली एरोज। तो ये जो एरोज ऑफ अटैक होते हैं, यानी किसी एटम ने किसी दूसरे एटम पे जाकर के अटैक किया, रिएक्ट किया उसके साथ, ठीक है, रिएक्ट किया, एरोज ऑफ अटैक या एरो ऑफ रिएक्ट की बात कर रहा हूं। इसका रूल याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी रिएक्ट करने का एरो बनाते हैं या अटैक का एरो बनाते हैं, ये हमेशा बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे एरो। जब भी अटैक का एरो बनाएंगे, सही है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। एक बात, अगर उस नेगेटिव में लोन पेयर है, सपोज करो एक नेगेटिव चार्ज आयन है और उस नेगेटिव चार्ज आयन के अंदर लोन पेयर है, तो एरो नेगेटिव चार्ज से नहीं बनाएंगे पॉजिटिव की तरफ, बल्कि लोन पेयर से बनाएंगे। लोन पेयर, लोन पेयर टू पॉजिटिव। अब एक छोटा सा मेरा दुख है यहां पे, बच्चे क्या करते हैं, अटैक के एरो को मिक्स कर देते हैं होमोलिटिक और हीट्रोलिटिक फिशन में। ऐसा नहीं करना ना बेटा, वो अलग चीज है। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं, बॉन्ड
ब्रेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है होमोलिटिक, एक होती है हीटरोलिटिक। चलो सपोज करो बेटा, जैसे ये एक्स है और ये भी एक्स है, सपोज एक को मैंने कर दिया नेगेटिव, एक को मैंने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब जो ऊपर वाला एरो मैंने बताया है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, वो अटैक का एरो है, वो ब्रेकिंग का एरो नहीं है। हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा उसी तरफ का एरो बनाओगे, जैसे इस एरो को यूं बनाओगे ऐसे। इसका मतलब पता है क्या है, इस एरो का मतलब है हीट्रोलिटिक फिशन हो रही है और एक्स स्लाइटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया। अपना तो उसके पास था, साथ वाले का लेके भाग गया। इसी तरीके से बेटा आपको याद होगा, अगर आप होमोलिटिक फिशन शो कर रहे हैं, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेके नहीं भागा, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो बेटा डबल हाफ हेडेड एरो बनाओगे, आधे सर वाले हाफ हेडेड एरोज, ऐसे ऐसे बेटा। तो ये जो पहले वाली मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाई है, ये है हीट्रोलिटिक के लिए, और ये जो दूसरी मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये है होमोलिटिक के लिए। तो मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं मेरा दुख भी ये है कि बच्चे क्या कर देते हैं बेटा, बच्चे अटैक के एरो को मिक्स कर देते हैं होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन के साथ। ऐसा नहीं कीजिएगा यार, ये अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। मैं इन सब की तुम्हें वन बाय वन इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। हम स्टार्ट करते, ये सारी टर्म्स अगर आपको पता हो ना, तो अब तुम्हें अल्कीन के रिएक्शन समझ में आना शुरू हो जाएंगे। हमारा सबसे पहला रिएक्शन है बेटा नंबर 1, फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन बेटा। ठीक है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन को लोग कहते क्या है, या इसके मैकेनिज्म का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखो तुम्हें टर्म सारी समझ में आती जाएंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे एक छोटी सी बात और याद रखिए, तुम अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पता है ये सारे नाम किस चीज के देख के रखे जाते हैं, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। क्या मतलब बेटा, अगर आप ब्रोमिनेशन को इलेक्ट्रोफिलिक कह रहे हो, उसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है पहला अटैक करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो किसी भी रिएक्शन का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। अगर पहला अटैक फ्री रेडिकल करता है तो आपका नाम का किससे स्टार्ट होगा, फ्री रेडिकल से। अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है तो उसका नाम शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का, उसका नाम स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक से। तो किसी भी रिएक्शन या मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है कि पहला अटैक कौन कर रहा है। इसे लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते थे ओ लेवल्स के अंदर। कोई बात नहीं, हम उससे जरा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन, इसका मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी पहला अटैक करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों होगा मैं बताऊंगा, वेट करना। आपने ओ लेवल्स के अंदर भी ये ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है। देखो बेटा, अगर आप अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन डाल दे बेटा, तो ये बन जाएगा डाई ब्रोमोईथेन। ये तुमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यही तो चेंज है यहां पे AS के अंदर। एक Br इधर लगा बेटा,
एक बी आर इधर लगा। कभी कभी पूछता है इसमें ये किस मीडियम में होता है, किस सॉल्वेंट को यूज करके होता है, तो CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज होता है इसके अंदर। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता जरूर होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये बन गया डाई ब्रोमो इथेन, ये इथीन थी बेटा, और ये बन गया डाइब्रोमो इथेन। आप इसे पूरा सिस्टमेटिक नेम देना चाहें तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा ये आपको समझना है। अब आप देखिएगा, मैं आपको ना दो रिएक्शंस कराऊंगा, एक वो जो आपके सिलेबस में है, एक वो जो आपके सिलेबस में नहीं है। पहले मैं आपको वो मैकेनिज्म कराऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। जरा देखिए बेटा, देखो होता क्या है। ये अल्कीन है, ठीक है, और ये इसका डबल बॉन्ड है, ये भी शो करता हूं। अल्कीन हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, हंसी खुशी जिंदगी। अब जरा प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, हाँ, बड़ी खास बातें बताने लगा। देखो, अल्कीन हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, आपने उसकी जिंदगी में ब्रोमीन घोल दिया। ये देखें बेटा, Br और Br, ठीक है। हो क्या रहा होता है, जब आप अल्कीन में ब्रोमीन डालते हैं तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, पता है इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस Br बॉन्ड को पुश करना शुरू करते हैं, धक्के देना शुरू करते हैं। पीछे हटो, कहां आ रहे हो? धक्के दे रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब आपका ये अल्कीन का डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन ब्रोमीन के नॉन पोलर बॉन्ड को धक्का देते हैं बेटा, आपका नॉन पोलर बॉन्ड ऑफ ब्रोमीन पोलराइज होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, लेफ्ट या राइट। सपोज करो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आ गया इस धक्के की वजह से, और ये उस वक्त तक धक्के देता रहता है जब तक आपका ब्रोमीन हीट्रोलिटिकली ब्रेक ना हो जाए। सोचो, ब्रेक हो गया, पता है कौन सी दो चीजें दे देगा? अब ये गौर से देखिएगा बेटा, जब ये ब्रोमीन हीट्रोलिटिकली ब्रेक होगा इस अल्कीन के डबल बॉन्ड के धक्कों की वजह से, तो बेटा एक हो जाएगा Br किरोसी किरोसी नेगेटिव, और बेचारा एक ब्रोमीन हो जाएगा Br पॉजिटिव। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला ब्रोमीन ले गया। यहां से शुरू होगी कहानी। अब कहानी सुनिएगा, वाकई कहानी सुना रहा हूं। ये देखें बेटा, अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन पे गौर कर लिया ना, सुकून हो जाएगा आपको। देखिए बेटा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये रहा अल्कीन का डबल बॉन्ड जिनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये डंडे जो मैंने लगाए हुए इनमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिएगा होगा क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन पे गौर कीजिएगा। Br पॉजिटिव। अब देखो, बताओ, खुद सोचो, क्या कोई पॉजिटिव चीज डबल बॉन्ड पे अटैक करना पसंद करेगी या नहीं करेगी? आप कहेंगे करेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पॉजिटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव, तो डेफिनेटली अटैक करेगी। अब हुआ क्या, देखें, ये Br पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के पास गई, और इस डबल बॉन्ड में से किसी भी कार्बन से, एक लेफ्ट राइट, एक कार्बन को कहा कि यार मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो सपोज करो, मैं सपोज कर रहा हूं, इनमें से किसी एक कार्बन ने Br पॉजिटिव की हेल्प की, सोच ली। लेकिन सोचे कैसे भाई? बॉन्ड तो उस वक्त बनेगा ना जब Br के पास इलेक्ट्रॉन होगा।
तो Br के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बॉन्ड कहां से बनाएगा? तो अब इनमें से एक कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के इस Br को देता है। ये देखिएगा, सपोज करो, ये देखिए मैं पूरा समझाता हूं, देखें जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा बेटा, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बेटा। अब आप देखें, मैं Br को ब्राउन से उससे पर्पल से बना रहा हूं, ये देखिए Br, और देखें बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पता ही ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से छीन के इसको दिया, ये रहे। अब आप देखें बेटा, ये कार्बन जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तो उसने दूसरे कार्बन से छीना ना, अपना इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा हुआ है, और अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से इस Br से क्या बना लिया, बॉन्ड। अब चेक करें, ये बिल्कुल वैसी मिसाल है कि दो दोस्त जा रहे हो और कोई मांगने वाला आ जाए, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल के मांगने वाले को दे दे, और ये बोले कि यार तुझे शर्म नहीं आती, इसकी मदद करनी चाहिए ना, हमें खुद नहीं कर रहा। तो एक कार्बन ने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिया, अपना नहीं दिया, अपने दोस्त का दे दिया। अब आप गौर से देखें, और जो अपना इलेक्ट्रॉन था उससे ब्रोमीन से बॉन्ड बना लिया। अगर आप थोड़ा चेक करें बेटा, तो दूसरे वाले कार्बन के से ज्यादती इस तरह हो गई कि उसका इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन के पास चला गया। इसका मतलब है ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए बेटा, उसी जगह पे उसी मिक्सर में एक Br नेगेटिव भी था, Br नेगेटिव भी था, बिल्कुल था। क्यों था नेगेटिव पता है? उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये रहा। अब आप देखें, इस Br नेगेटिव ने इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से कहा, मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास, ये ले, एक इलेक्ट्रॉन तुझे पहले दे दूंगा, तेरा पॉजिटिव खत्म, मेरा नेगेटिव खत्म, और फिर अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से तुझसे बॉन्ड बना लूंगा, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। देखें जरा आप सिचुएशन, लुक एट हियर बेटा, आखिरी सिचुएशन ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सी, इनके बीच में एक बॉन्ड एज इट इज है। देखें मैंने हर एक एक इलेक्ट्रॉन को क्लियरली शो किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बात समझ में आए। ये हो गया Br। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया ना क्रॉस, उसको मैं क्रॉस शो कर रहा हूं, वो किसने दिया है, Br ने। तो बेटा अगर Br एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे, Br माइनस वाला, तो Br का माइनस खत्म, कार्बन का प्लस खत्म। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन Br के पास बचा था, उसने उससे बॉन्ड बना लिया। देखो दोनों ऐड हो गए, दोनों Br ऐड हो गए। अब सोचिए, देखिए टर्म जो मैंने आपको बताई है उनका यूज बताता हूं। देखिए ये है आपका रिएक्टेंट, देखते जाओ, ये आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। तो सवाल ये है, ये जो बीच में बना हुआ है दो एरोस के बीच में, ये क्या है? इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। इसे आप रिएक्शन मिक्सर से आइसोलेट कर सकते हैं, आइन है ना, आइन को कर सकते हैं। आपके इस इंटरमीडिएट को आपका एग्जामिनर बोलता है कार्बोकैटाइन। पता है क्यों बोलता है? क्योंकि कार्बन पे चार्ज क्या आ गया है, प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, जरा सुनिएगा, गौर से देखें, चेक करें डबल बॉन्ड पर पहला अटैक किसका है, Br पॉजिटिव का। क्या मैं Br पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल कह सकता हूं? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसी भी रिएक्शन का नाम, मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। तो पहला अटैक अल्कीन पे किसने किया, इसीलिए आपने उसका नाम रखा इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखो, हालांकि दोबारा देखिए, आप चेक करें बेटा, इस इंटरमीडिएट पे दूसरा अटैक किसका है रिएक्शन के अंदर। भाई Br नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं, हां। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ इंटरमीडिएट के ऊपर। लेकिन सवाल यह है, आप फिर भी रिएक्शन को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्यों भाई?
क्योंकि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है, इसीलिए आपने इसको बोला न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बेटा, इस रिएक्शन को आपको पेपर में कैसे शो करना, ये देखो मैंने आपको एक एक इलेक्ट्रॉन बताया। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, बीच में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाया, फिर प्रोडक्ट बन गया। एक छोटी सी बात मैंने आपको भी शुरू में बताई थी, मैं आपको बताऊंगा। अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक ही रिएक्शन क्यों होते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि बेटा अल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएक्शन होता है। हाँ, आप खुद सोचो, डबल बॉन्ड वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या कभी इलेक्ट्रॉन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? जी नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन इनरिच होता है। तो डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा हमेशा। इसीलिए अल्कीन के अंदर आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। आपको मैकेनिज्म पेपर में कैसे बनाना है, ये सबसे अब देखो बेटा, वो जो ऊपर मैंने बनाया ना, इसको आप पेपर में कैसे शो करते हैं बेटा, ये देखिएगा, बहुत आसान है। अभी मैंने आपको ऊपर जितनी बातें बताई है ना, उसमें से बहुत सारी बातें अभी यूज हो जाएंगी। ये देखिए, आपने पेपर में इस मैकेनिज्म को ऐसे शो करना है। देखें, ये अल्कीन का है, आपने इसके बिल्कुल सामने क्या बनाना है, बी आर और बी आर। अल्कीन का डबल बॉन्ड बी आर बॉन्ड को पोलराइज करता है, तो एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मुझे डबल बॉन्ड से बी आर पॉजिटिव की तरफ एरो बनाना चाहिए या बी आर पॉजिटिव से डबल बॉन्ड की तरफ? तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड से बनाना चाहिए बी आर पॉजिटिव की तरफ। अब बताओ, एक बी आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो हीट्रोलिटिक फिशन को कैसे शो करोगे बेटा? ऐसे शो करोगे, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ठीक है, तो एरो आपने डबल बॉन्ड से बी आर पॉजिटिव पे बनाया, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। अभी देखिए, अब जरा आप प्रोडक्ट देखें क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये देखें बेटा। आपने लिखा सी, आपने लिखा सी, एक जगह मैंने सपोज करो लगा दिया बी आर, और बेटा यहां चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में से किसी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन बी आर पॉजिटिव के पास गया ना। अब आपने सेकंड स्टेप दिखाना है, इसी का अगला स्टेप देखिएगा। अब बी आर नेगेटिव की बारी आ गई। एरो हमेशा कहां से कहां बनाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव में लोन पेयर हो तो लोन पेयर से पॉजिटिव। अब देखो, यूं बनाना है। ये करली, इन्हें कहते हैं करली एरोज या एरोज ऑफ अटैक। अब आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया। अब इसीलिए मैंने आपको ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन समझाया बेटा, कि आपको बात तो समझ आ जाए ना। ये हो गया बी आर, ये हो गया बी आर। अब आप देखें, ये आपके रिएक्टेंट हैं बेटा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है बेटा, और ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, और ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट, जिसे मैं क्या कह रहा हूं बेटा? कार्बोकैटायन। ये जो मैंने मैकेनिज्म आपके सामने लिखा है, अब मैं पहले बता दूं, मैंने आपको इससे पहले भी बोला बेटा, ये मैकेनिज्म आपको पेपर में बनाना होता है। ऊपर वाला मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये पेपर में आपको पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने होते। ये जो मैकेनिज्म है बेटा, ये आपको पेपर में बनाना होता है। इसमें देखो करली एरोज हैं, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके अंदर लोन पेयर है, मैंने ख्याल रखा हुआ है एरोज नेगेटिव से पॉजिटिव बनेंगे एंड सो ऑन। इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। और
जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, जब भी होगा बेटा, इंटरमीडिएट हमेशा क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हमेशा थ्रू इंटरमीडिएट होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकैटायन। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने शुरू में भी बोला, तो मैं उसे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन polarizes, double bond of alkene polarizes Br bond, hence Br bond is heterolytically broken to form ions. एक बात, एक और छोटी सी बात इसी के साथ लिख देता हूं बेटा। इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन is a कार्बोकैटायन। सही है। एक छोटी सी बात और लिख देता हूं। अल्कीन्स अंडरगो electrophilic reactions because a nucleophile can not attack a double bond ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो वहां से रिपल्शन मिलेगी ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये हमारा पहला रिएक्शन है या पहला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। या हमने हमने ओलिविस में भी ब्रोमिनेशन पढ़ा, हमने एएस में भी ब्रोमिनेशन पढ़ा, हमने ओलिविस के अंदर मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, बस ये फर्क था। यहाँ हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था। इसको यहीं तक रखते, कल इसी को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इसके कुछ और बहुत और भी इसके भी हैं फैक्ट्स हैं, वो बताऊंगा, ठीक है।